नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तपोवन टनल पर पहुंची हैं और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, तपोवन टनल पर पहुंची हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उनके साथ में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद हैं। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ में मौजूद हैं। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची हैं तपोवन। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। राज्यपाल पहुंची है स्थितियों का जायजा लेने के लिए और उनके साथ स्पीकर भी मौजूद हैं प्रेमचंद अग्रवाल। वो उनके साथ में सुरंग के पास में जायजा ले रहे हैं। अब अधिकारियों से वो जानेंगे कि क्या स्थिति इस वक्त है, राहत बचाव का कार्य किस तरह से चल रहा है, क्या नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, कैसे निकाला जाए, कैसे ये जल्द से जल्द हो सकता है। पूरा अधिकारियों का जो प्लान है, अधिकारियों ने जो सोचा है, अधिकारियों की जो रणनीति है, उस रणनीति से वाकिफ करवा सकते हैं वो राज्यपाल को। इस बीच में आपको ये जानकारी दे दें कि आर्मी ने ड्रिल की कोशिश की, ड्रिलिंग का प्रयास जरूर किया, लेकिन उसको बीच में रोका गया। नीडल भी टूटी, इस बीच में नीडल्स टूट रही थी क्योंकि जो पत्थर हैं, भीतर चट्टान है बताया जाता है। इस बीच सीधा रुक करते हैं तपोवन का। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए वहां से। अजीत, इस वक्त राज्यपाल कहां पर हैं, स्पीकर कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं? राजू, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ यहां पर दौरा किया। उन्होंने टनल के पास हुए नुकसान को देखा और टनल के अंदर तो वो दोनों लोग नहीं गए, लेकिन टनल को बाहर से देखा। यहां पर जो एनडीआरएफ के, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जो लोग लगे हुए हैं, आर्मी के जो लोग हैं, उनसे बातचीत की। उनके साथ गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन और डीआईजी नीरू गर्ग भी थे। तो इन सब के पूरे अमले के साथ वो यहाँ पर आई। उन्होंने यहाँ जितना भी नुकसान था वो भी देखा और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और अधिकारियों को एक निर्देश दिए कि भाई वो अभियान में किस तरह से तेजी ला सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो रही है, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात पर जरूर हामी भरी कि हाँ, उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको मेटलाइज करने के लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत सख्त निर्देश दे दिए कि लोकल लोगों को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने घर जाना चाहते हैं, किसी भी हालत में उनको उनके घर भेजा जाए। फिलहाल उन्होंने यहाँ पर दौरा किया, लोगों से बातचीत की। अगर आप तस्वीरें दिखा सकें अजीत कि इस वक्त वहां क्या क्या चल रहा है, तो दर्शक जान पाएंगे कि अभी वहां क्या क्या चल रहा है। अगर आप तस्वीरें दिखा सकें तो मैं कोशिश करता हूं, चूंकि यहाँ चार के माध्यम बहुत कम हैं, तो ये और वहां पर टनल की तरफ जाने से भी रोक दिया गया है सभी को। देखिए, एक है कि वहां पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां इसलिए आम आदमी का, मीडिया का प्रतिबंधित किया गया है कि वहां पर कामकाज बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। लोग जाते हैं, भीड़ जाती है, तो कामकाज प्रभावित होता है। राहत का काम जो चल रहा है वो लगातार प्रभावित होता रहता है, इसलिए वहां पर आवाजाही फिलहाल रोकी गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं आईटीबीपी के लोग और तमाम जो फोर्सेज हैं, हमारी पुलिस है, एसडीआरएफ है, वो सबके सब यहाँ पर हैं। और अजीत, मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, आर्मी जो नया प्रयास कर रही थी ड्रिल करने का, उस प्रयास का क्या हुआ? जो वैज्ञानिकों की टीम यहां पर पहुंची थी, वाडिया संस्थान की, वो वैज्ञानिकों की टीम पहुंची, तो उसने क्या क्या किया है, क्या बात हुई है, क्या उनके पास कोई नया प्लान था, क्या क्या हुआ है अभी सुबह से लेकर अब तक? राजीव, देखिए, रात में एक ये स्ट्रेटेजी बनाई गई, एक स्ट्रेटेजी को तब्दील कर दिया गया है कि एक इसके नीचे एक सुरंग बताई जा रही थी। क्योंकि एनटीपीसी के लोग जो तकनीकी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, वो बहुत बाहर जो खड़े अफसर हैं उनके पास इतनी जानकारी नहीं है। एक ये रणनीति अख्तियार की गई, जो नीचे सुरंग है उसमें ड्रिल करके ये देखा जा सकता है, कैमरे डालकर, लाइटें डालकर, कि वहाँ पर जो लोग हैं कि नहीं है और हैं तो किस हालत में हैं। लेकिन वो ड्रिल, चूंकि कठोर चट्टान यहाँ पर थी, तो ड्रिल 2 बार टूटी, तो मशीन को वापस कर दिया गया। और वो करीब 13 मीटर की एक ड्रिल होनी थी और वो नहीं हो पाई, तो इसीलिए उसको वापस कर दिया गया। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मलबा निकालने का काम है, फिर से शुरू कर दिया गया है। तो अभी ये रेस्क्यू चल रहा है, अभी देखते हैं। फिर चूंकि अभी मंथन हो रहा है कि आगे किस तरह की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। जी, जो वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या क्या बातें की, क्या उन्होंने कोई सुझाव अपना दिया वहां? राजीव, देखिए, वो जो पूरी मीटिंग है जिसमें मंथन चल रहा है, उसका भी वो निष्कर्ष नहीं निकल सका है। और चूंकि इसी बीच में राज्यपाल की विजिट होगी, तो उनसे लंबा विचार विमर्श जारी है। और उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही, चूंकि भूगर्भीय संरचनाओं का भूगर्भीय अध्ययन वो करते रहते हैं, तो वो बताएंगे कि जब ड्रिल टूट जाए या इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो उनके पास ऐसा कौन सा तौर तरीका होता है, होता भी नहीं होता है। तो इस तरह के जितने भी तरीके हैं उनको अपनाने की कोशिश हो रही है। जो परामर्श हो रहा है, जो लोगों से डिस्कशन हो रहा है, हो सकता है कोई रास्ता निकले। चूंकि इस समय यहाँ पर सैचुरेशन की स्थिति आ गई है कि रेस्क्यू करने वालों को भी आइडिया नहीं हो रहा है कि वो कौन सी दिशा में उन्हें जाना है और क्या करना है आगे। जी, ये सबसे खतरनाक होता है कि जब आपके पास कोई दिशा न। मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि टनल में तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाहर भी क्या खोजबीन जारी है दूसरे हिस्सों में? क्योंकि जो बह कर गए होंगे या हो सकता है बाहर मलबे में दबे हो, उसके लिए क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या वो भी रुका हुआ है?
नहीं, ये देखिए वहाँ पर तो एसडीआरएफ और आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड भी आ गए हैं। कहीं लोग इधर उधर तो भटक कर नहीं चले गए उनके लिए, और डॉग स्क्वाड जितना काम करते हैं वो भी कर रहे हैं। एसडीआरएफ, आईटीबीपी वो सब सर्च ऑपरेशन उन्होंने जहाँ जहाँ ये प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर एक और सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, लेकिन सभी जगह चल रहा है। चूँकि एक बड़ा और एक मुकम्मल केंद्र यहाँ है तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्सेज जी। जी, बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखें, राज्यपाल पहुंचे, स्पीकर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको उत्तराखंड आने के लिए सरकारी प्लेन नहीं मिला। सरकारी प्लेन नहीं मिला। भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड आना चाहते थे भगत सिंह कोश्यारी। इस बीच में बड़ी खबर कि मुंबई एयरपोर्ट पर सरकारी प्लेन को रोक दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर सरकारी प्लेन को रोका गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन अब एक संसदीय पद उनके पास है, राज्यपाल हैं। और अविनाश हमारे संवाददाता हमारे से जुड़ गए। अविनाश, खटपट की, मतभेद की खबरें तो थी, लेकिन एक राज्यपाल को क्या ऐसे रोका जा सकता है और रोकने के पीछे का कारण क्या? क्यों नहीं सरकारी प्लेन दिया गया? जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो ये वाकई में एक जो संवैधानिक परंपरा है उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो जो महाराष्ट्र सरकार के अंदर ही सामान्य प्रशासन विभाग आता है वही अनुमति देता है कि आगे हेलीकॉप्टर यूज करना या प्लेन यूज करना या नहीं, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनुमति नहीं है। जब भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि कौन है इंचार्ज, उनसे मेरी बातचीत करिए, लगभग आधे घंटे तक उन्होंने एयरपोर्ट पर इस मसले पर इंतजार भी किया कि कोई उनको जवाब दे, कोई उनको जवाब नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने सरकारी प्लेन छोड़ करके जो नॉर्मल कॉमर्शियल फ्लाइट होती है उसमें अपनी बुकिंग कराई और उसके बाद फिर वो मुंबई से देहरादून के लिए उड़ान भरे। तो जाहिर तौर से बात है कि जो तल्खियां अभी तक महाराष्ट्र सरकार और गवर्नर के बीच देखने को मिल रही थी, आज उसकी एक बानगी सामने आई जब महाराष्ट्र के गवर्नर को स्टेट प्लेन देने से महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया है। जी अविनाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत चिंताजनक बात है जब टकराव इस तरह से एक संसदीय पद पर और संसदीय प्रणाली में चुनी गई सरकार के द्वारा इस तरह से मतभेद उजागर हो जाते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं। इस बीच में चमोली का फिर से रुख करते हैं। चमोली में आई आपदा के बाद से सर्च अभियान लगातार चल रहा है। 34 शव निकाले जा चुके हैं, करीब 170 लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है और उसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सहारा किन किन का लिया जा रहा है? एयरफोर्स का सहारा लिया जा रहा है, आर्मी है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। तपोवन टनल में अभी भी करीब 30 लोग फंसे हुए हो सकते हैं, जिनके लिए सेना नए ऑपरेशन की तैयारी में है। एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की गई। वहीं अब एयरफोर्स की गतिविधियां भी नजर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन रुद्रप्रयाग में एक महिला का शव मिला तो चमोली में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रुड़की में टनल में फंसा हुआ है लाडला, इसलिए परिवार में गम का माहौल है। परिवार के सभी सदस्यों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि उनका जो लाडला है वो जल्द लौटे। पर्यावरणविद अनिल जोशी ने उत्तराखंड में बन रहे पावर प्रोजेक्ट और कुदरत के साथ हो रही छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अब सवाल सुरक्षा का भी है। आज इस जो कुछ भी इस बैराज में हुआ, अचानक मलबा आया और ये टूट के गिर गया, ये अपेक्षित है। और अब अंटार्कटिका की भी जब बर्फ टूट सकती हो तो जहाँ इतनी हलचल होती हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हों, तो आप कभी भी अपेक्षा कर सकते हैं कहीं पे भी इस तरह की घटना घट सकती है। अब जो वर्तमान में बांध हैं जो बन चुके हैं, जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पे एक अवलांच या ग्लेशियर आता है और वहाँ पे कोई चट्टान आ सकती है। तो ऐसे में एक जो बड़ा कदम सरकारों को उठाना चाहिए, राज्य सरकार को इसमें ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। अंततः राज्य सरकारों को ही झेलना पड़ता है, तो कि वो एक नए सिरे से इस पर चिंतन करे और आने वाले समय में भी अगर कोई बांध प्रस्तावित होने जा रहे हैं या बैराज की भी चिंता की जा रही है तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें अंततः अगर कोई सफ़र करता है स्थानीय लोग, उनका जीवन संकट में हो जाता है। हम बिजली पैदा करना चाहते हैं, रोशनी लाना चाहते हैं, दूसरों को अंधेरे में डाल के। ये सवाल हैं, ये पहाड़ के सवाल हैं, हिमालय के सवाल हैं। तपोवन से एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सामने टनल है और तमाम कवायदें जारी हैं और इन कवायदों के बीच लगातार एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, तमाम नए प्रयास हो रहे हैं
ताकि लोगों को जो भीतर जो ज़िंदगियाँ बंद हैं उनको किसी तरह से बचाया जा सके। मैं आपको टनल के भीतर का कुछ जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ चूँकि तमाम प्रयास जिस तरह से चल रहे हैं, कई दिन हो गए हैं, हमारी फोर्सेस, हमारे तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और वो दिन रात एक करके अंदर उन लोगों को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं जो ज़िंदगियाँ भीतर बंद हैं। वो किस हालत में हैं, क्या स्थिति उनकी है, क्या नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक प्रयास जिस तरह के चल रहे हैं वो प्रयास वाकई एक बहुत ही मतलब उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इस दौरान मैं आपको इस सुरंग में दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है और मशीनें कहाँ से अंदर से आ रही हैं। तो ये आपने एक सिचुएशन, एक ऐसा परिदृश्य है जब आपको जो बताता है कि यहाँ कितना जोखिम है। हम बाहर बैठकर तमाम दावे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितनी चुनौतियाँ हैं यहाँ आकर ही पता चलता है। तो ये प्रयास अभी जारी है और आप भीतर तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जा सकती है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है। और ये ऑपरेशन ज़िंदगी है। यहाँ पर भीतर बहुत सारी ज़िंदगी हैं जिनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और तमाम जो हमारे योद्धा हैं इसमें जो लगे हुए हैं उनको मैं दिखाने का एक प्रयास करता हूं कि किस तरह से उनको दिखा सकते हैं। लेकिन कीचड़ बहुत है, जोखिम बहुत है, दोनों तरफ मलबा है। तो वहां से आप प्रमोद ज़रा आप उधर से थोड़ा सा एक बार दिखाने की कोशिश करिए और अंदर तक क्या क्या यहाँ पर सीन एक क्रिएट हो गया है। और ये बचाने की एक जद्दोजहद है उन जिंदगियों को जो अंदर बंद हैं। और हमारे ये वीर योद्धा देखिए अभी लाइन से जा रहे हैं और ये इनका यही एक लक्ष्य है कि लोगों को बचा लिया जाए। और अभी ये जद्दोजहद जारी है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन की टनल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। इधर इसरो ने उत्तराखंड में हिमस्खलन के कारण हुए नुकसान की तस्वीरें साझा की हैं और ये तस्वीरें नुकसान से पहले और नुकसान के बाद की है। ये अब आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। इसरो ने उत्तराखंड में हिमस्खलन के कारण हुए नुकसान से पहले की और बाद की तस्वीरें हैं कि पहले और बाद में अंतर आप देखिए कि कितना आ गया है। रैणी में, तपोवन में हिमस्खलन के बाद जो आकस्मिक बाढ़ आई उसके बाद नुकसान साफ साफ दिख रहा है। बकौल इसरो, रैणी और तपोवन में ऊर्जा परियोजनाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान जिंदगियों का भी हुआ है। 34 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जोशीमठ सैलाब में पुल बह गए, इस वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस आपदा में बहुत सारे गांवों का संपर्क कट गया है। बहुत सारे लोग नदी से इस तरफ रह गए, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए एक फौरी तौर पर एक छोटी सी व्यवस्था की जा रही है। एक रोप वे जितना मजबूत एक तार डालकर ये ट्रॉली है जो आप देख रहे हैं, इस ट्रॉली को उस तार से उस तरफ भेजा जाएगा, नदी के उस तरफ। जो लोग इस तरफ फंसे हैं वो आसानी से अपने गाँव जा सकेंगे। अब ये वो सामने वो वायर है जिस पर इस ट्रॉली को हैंग करके दूसरी आवागमन थोड़ा सुचारू करने की कोशिश की जाएगी। और जो लोग इधर फंसे हुए हैं और जिनके गांव इस धौली नदी के ऊपर पहाड़ों पर जो पगडंडियों से लोग जाते थे वहां पर हैं, तो वो अभी 4 दिन उनको हो गए उनके यहाँ रहने खाने की और उनके तमाम दिक्कतें उनके सामने आ रही है। तो प्रशासन ने ये तय किया है कि इस वायर से, इस ट्रॉली के जरिए लोगों को उधर भेजकर उनकी प्रॉब्लम को थोड़ी सॉर्ट करने की एक कोशिश की जाएगी। तो ये एक फौरी तौर का एक माध्यम हो रहा है, ये परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट एक सोल्यूशन तब निकलेगा जब यहाँ परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएगी। फिलहाल तो प्रशासन ने एक कोशिश की है कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको किसी तरह से घर भेज दिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। आपदा की वजह से जोशीमठ इलाके में आम आदमी की परेशानियां बढ़ी हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। मैं इस समय तपोवन में हूं और यहाँ तमाम वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, तमाम वीआईपी लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों की निगाह, अधिकारियों की निगाह, प्रशासन शासन की निगाह उन लोगों पर नहीं है जो अपने गांव से जो रास्ते कट गए, पुल बह गए हैं या अपने घर लौटना चाहते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे थे और सामने गाँव है और इधर लोग खड़े हैं कई दिन से अपने इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था करेगा वो अपने घर जाए। मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ। आप बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत है, मैं ग्राम बंगिल का रहने वाला हूँ। सर हम यहाँ गांव किधर है? हाथ से बताइए जरा। सामने गाँव पीछे है गाँव। कितने दिन से यहाँ हैं? हम 4-5 दिन हो गए यहाँ। तो आपने एसडीएम डीएम किसी से बात की? सर बात किया, उन्होंने कहा कि रुक जाओ जहाँ तुम्हारा, हमने कहा हमारे पास न रुकने का ठिकाना प्रशासन ने किया नहीं किया सर, कुछ नहीं कर। हम किसी के यहाँ बाय लोग हैं, उनके यहाँ जा रिश्तेदार है, उनके यहाँ जा रहे। इस विकास खंड का पूर्व प्रमुख हूँ
मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कुछ क्षेत्र तो कट हो गए, जैसे जुआगवाड़ है, भंग्यूल है, पैंग है, लातरीणी है, इस प्रकार से कई क्षेत्र अलग हो गए सर। हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, लेकिन उनमें घूम कौन रहा है ये ज़रा सोचने का विषय है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ सर, मैं तो कंपनी पे एफआईआर दर्ज, मेरी भावना है कि कंपनी के और सारा जनता का भी भावना है, कंपनी पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, आदमी अंदर चले गए, उनको बाहर निकलने की वो नहीं है, जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। ऐसे यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो कामकाज की तलाश में आए थे और जब ये आपदा आई तो उसके बाद उनका कोई खैर खवा नहीं रहा। ऐसे यहाँ स्थानीय सैकड़ों लोग हैं जिनके गांव के संपर्क मार्ग टूट गए, पुल बह गए हैं, लेकिन वो अपने गांव नहीं जा सकते और प्रशासन ने उनकी यहाँ रुकने की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जब तक संपर्क मार्ग या पुल या झूला पुल या कोई बैली ब्रिज जब तक बनकर तैयार हो जाए, यहाँ उनकी कोई व्यवस्था कर दी जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कोविड के नियमों के तहत ही श्रद्धालुओं को स्नान की इजाजत मिली थी। कुंभ से पहले यह स्नान बेहद अहम माना जा रहा है। इसे कुंभ से पहले की प्रशासन की रिहर्सल या तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि कोविड नियमों का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दिया और भीड़ भी थी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौनी अमावस्या के मौके पर इतनी भीड़ तो कुंभ में कितनी होगी। और अब सीधा रुख करते हैं इस खबर पर पंकज राणा का। इस वक्त वो हरिद्वार में मौजूद हैं। पंकज, दर्शकों को बताएं कि सुबह से कितनी भीड़ वहां पर पहुंची है, अभी की तस्वीर क्या है, अभी की तस्वीरों के साथ साथ दर्शकों को बताएं तैयारियां प्रशासन की क्या रही। राजीव, देखिए कुंभ की शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में भीड़ होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरह की हैं। ये हरिद्वार का नज़ारा है। अमूमन हर रोज़ इसी तरह की भीड़ रहती है, लेकिन आज मौनी अमावस्या का त्यौहार है और मौनी अमावस्या पर जो भीड़ होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। वजह जो भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो एक SOP जारी की है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय का माहौल बना हुआ है। वो डर रहे हैं कि आखिरकार कैसे हरिद्वार जाया जाए, तमाम चीज़ें उन्हें दिखानी होंगी, कोरोना की रिपोर्टें दिखानी होंगी। बाबा हटयोगी जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो कई बार इस बात को कह भी चुके हैं कि शिथिलता लानी चाहिए, लेकिन SOP में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। स्वामी जी, देख रहे हैं आप किस तरह की भीड़ है, आपने देखा भी है, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो रही भीड़? देखिए, भीड़ कहाँ से होगी जब जनता को आप इतना बांध दोगे, तो भीड़ तो संभव है नहीं, क्योंकि जिस तरह से SOP जारी की गई है और जिस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोगों को शंका हो रही है कि महाराज जी मेला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब हम लोग को बैरागी तीनों अणियों को ज़मीन नहीं मिल रही है, खालसाओं को कोई आवंटन नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट की खास नीति है नहीं, प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। तो प्रशासन को ऊपर से जब गाइडलाइन मिलेगी तभी वो कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि मेला जिस भव्य और दिव्य रूप से होना चाहिए वो हो पाएगा। अब वैसे तो भीड़ है, क्योंकि इंडिया है, यहाँ से 5-10 लाख की भीड़ तो एक सामान्य बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख तो मतलब मामूली से हरिद्वार है, लोग आते ही रहते हैं, आम दिनों में आते रहते हैं। लेकिन जिस तरह महाकुंभ का लेके इस तरह से आगाज किया जा रहा था, जिस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरह से पुल बना रहे हैं, पर बाकी जब संत नहीं आएंगे, यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होंगे, प्रवचन नहीं होंगे, लंगर नहीं चलेगा, आप कहिए कि आप कोविड के पालन के करते हुए जिस तरह इनकी रैली रहती हो रही है नेताओं की, पंकज, बिल्कुल जो सवाल उन्होंने उठाए, स्वामी जी ने उठाए हैं, उन सवालों के जवाब प्रशासन को देने हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कि कोविड के नियमों के तहत भी व्यवस्थाएं की जा सकती थी, लेकिन हर तरफ हर चीज पर पाबंदी ये उचित नहीं है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।